हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, जो ली चैटलियर ने हमें समझाया था। इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर और उसके रिएक्शन के कोएफिशिएंट पर ही डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे एंडोथर्मिक में तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। अगर एक्सोथर्मिक में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, और अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन चेंज पर या प्रेशर चेंज पर, कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर या कैटलिस्ट के एडिशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि इनिशियली आपने कंसंट्रेशन क्या लिया था। अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके रिएक्शन कराते हैं तो इक्विलिब्रियम आने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सबका वैल्यू क्या रहता है, सिमिलर रहता है। मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन या कंटेनर का वॉल्यूम या कंटेनर के अंदर प्रेशर या कैटलिस्ट क्या यूज में लिया था और कब यूज में लिया था। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या रहना है, इन कंडीशन में कांस्टेंट रहना है कि अगर आप कंसंट्रेशन को भी चेंज कर देंगे, आप कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर देंगे, आप प्रेशर चेंज कर देंगे, अगर आप कैटलिस्ट मिला देंगे या आप इनर्ट गैस का भी एडिशन कर देंगे तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन नहीं होता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहे तो अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करें तो रिएक्शन में वहां पे कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, या वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं कंटेनर का, या प्रेशर चेंज कर रहे हैं, या कैटलिस्ट मिला रहे हैं, या इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं, तो वहां रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। उस चेंज को ही ली चैटलियर ने हमें एक्सप्लेन किया था। ये जो सारी चीजें वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आप उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो वो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी और वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो रिएक्शन क्या करना चाहिए, वापस से इक्विलिब्रियम पर आने की कोशिश करेगी और जो आपने चेंज किया था उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, आपने पर्टिकुलर कंपोनेंट का, सपोज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम पे बाहर से रिएक्टेंट और मिला दिया, तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सपोज आपने कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उसमें प्रोडक्ट मिला दिया, तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को कम करने के लिए कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर, तो वही डायरेक्शन आपको यहां पर समझनी है कि रिएक्शन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो पहले हम चेंज की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे अफेक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को। हमें देखना है कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। आप किसकी कंसंट्रेशन, किसी की भी बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट की भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ pressure at equilibrium, effect of addition of catalyst at equilibrium, effect of addition of inert gas at equilibrium, and last one is effect of temperature change। तो इतने इफेक्ट का हमें यहाँ पे देखना है। तो ये जो सारे थ्योरी दी गई है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दी गई है कि एक्सपेरिमेंट करने पर ये वहां पे चेंज ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और फिर जब वापस से इक्विलिब्रियम आया तो देखा गया कि वहां पे क्या क्या चेंज हुआ था, इनिशियली आपने किया क्या था और बाद में आपको मिला क्या। तो उसी का यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी था उसे यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट इफेक्ट का कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज करते हैं
तो वहां पे रिएक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। यस देखिए प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, राइट। तो उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए जो डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। अब चेंज क्या क्या है कि हो सकता है आप किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज कर दें या किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें। तो चेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो आप उसमें रिएक्टेंट को मिला दें या रिएक्टेंट को जो रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल दें, या तो प्रोडक्ट का एडिशन कर दीजिए या जो प्रोडक्ट बना उसको बाहर निकाल लीजिए। तो चेंज का मींस क्या है, एडिशन भी हो सकता है और उसमें से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें कि अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो कैसे कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे इक्विलिब्रियम पर, ये हम चेंज कब कर रहे हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और बाहर से रिएक्टेंट इसमें मिला दिया, कि आपने इसमें बाहर से रिएक्टेंट मिला दिया तो इक्विलिब्रियम पे अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे रिएक्टेंट का कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन था, प्रोडक्ट का कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन था, उनके रेशियो से केसी निकल रहा था, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अगर सपोज ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा ए का वो इक्विलिब्रियम वाला नहीं रहेगा, तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई। अब रिएक्शन में डिस्टर्बेंस आ गया तो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो अब आप अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यूसी। आपको बताया था कि आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो कभी भी ले सकते हैं, अगर तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूसी। अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी तो क्यूसी किसके बराबर होगा, केसी के बराबर, ठीक। तो आपने क्या किया, यहाँ पे रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगी, तो रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो रिएक्शन उसको कम करने के लिए काम मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। कब तक शिफ्ट होगी, अंटिल इक्विलिब्रियम अचीव्ड। जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। अगर आप यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर देंगे, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, आपने बाहर से उसमें प्रोडक्ट मिला दिया, ऐसे ही बढ़ाया जाएगा कि बाहर से आपने उसमें प्रोडक्ट मिला दिया तो बाहर से प्रोडक्ट मिला दिया, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू से ज्यादा हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू से ज्यादा हो गया तो इसको कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। प्रोडक्ट को कम करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन का मूवमेंट जितना होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। अब ये तो हमने यहाँ पे मिलाया था, अब इसमें से बाहर निकाल दें, इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम पे आपने क्या कर दिया, रिएक्टेंट को बाहर निकाल दिया। तो रिएक्टेंट को अगर आप बाहर निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस रिएक्टेंट को फर्दर बनाने की कोशिश करेगी, जो रिएक्टेंट बाहर निकल गया उसको बनाने का कोशिश करेगा, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। और अगर आप प्रोडक्ट को बाहर निकाल दें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाल दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, वापस से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी। तो प्रोडक्ट अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन का इधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, जब आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, तो जैसे आपने रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नया जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूसी कहलाएगा। तो अगर रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है तो क्यूसी का वैल्यू क्या होता है, क्यूसी इज लेस देन केसी। तो अगर क्यूसी केसी से कम होता है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, फॉरवर्ड में। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। यहाँ पे क्या किया था आपने, प्रोडक्ट बढ़ा दिया था,
प्रोडक्ट बढ़ा दिया मींस ये वाला अमाउंट बढ़ा दिया, तो ये वाला अमाउंट बढ़ गया, तो रिएक्शन क्या होगी, अब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन का रेशियो अलग था, और अभी जो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट करेंगे रिएक्टेंट के साथ तो वो रेशियो अलग होगा। तो अब यहाँ पे ये अमाउंट ज्यादा है, तो जो रेशियो मिलेगा वो क्या होगा, QC। जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो उसको आप क्या बोलेंगे, QC। तो यहाँ पे QC का वैल्यू क्या होगा, Kc से ज्यादा। तो अगर QC का वैल्यू Kc से ज्यादा होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करती है, बैकवर्ड में। अगेन यहाँ पे देख लें, अगर आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया तो ये वाला अमाउंट कम कर दिया, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट है उससे कम कंसंट्रेशन हो गई, तो जो रेशियो मिलेगा वो क्या होगा, QC। तो QC का वैल्यू क्या होगा, Kc से ज्यादा। समझ पा रहे हैं, तो कि अगर आपने ये अमाउंट इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में कम कर दिया तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, जो भी रेशियो होगा इक्विलिब्रियम पे होगा तो ही Kc बोलेंगे, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसको QC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर QC का वैल्यू ज्यादा होता है तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, बैकवर्ड में। और अगर आपने प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दिया, ये वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू कम हो गया, तो जो रेशियो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। तो QC का वैल्यू क्या होगा, Kc से कम हो जाएगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करती है, फॉरवर्ड में, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसको जनरल एग्जांपल से समझाइए। जनरल एग्जांपल की रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, बैकवर्ड में जा रही है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि आप कंटेनर में एक पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने कंटेनर को क्लोज कर रखा है, ठीक है, बर्तन को आपने बंद कर रखा है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ देर बाद वेपोराइजेशन यानी इवोपरेशन और कंडेंसेशन बराबर रेट से होने लगेगा, तो वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब आप बोलेंगे कि भाई कैसे पता लगा कि इक्विलिब्रियम आएगा, वो हम यहाँ पे लेबोरेटरी में जरूर वहां पे चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आया नहीं आया। कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अगर वाटर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है तो वाटर के सरफेस के ऊपर जो वेपर होंगे, वेपर के मोल्स क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम पे, कांस्टेंट। तो अगर वेपर के मोल्स कांस्टेंट है तो उससे जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर मेजरमेंट बैरोमीटर वगैरह या कोई प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगानी पड़ेगी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है तो मींस वहां पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है। अब क्या किया जाए कि जो वेपर बनी थी अगर हमने उसको बाहर हटा दिया, तो यहाँ पे क्या है, H2O लिक्विड से H2O वेपर, इनके बीच में कुछ इक्विलिब्रियम था, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इस वेपर को बाहर हटा दिया। अगर ये वेपर हट जाएगी तो क्या वापस इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रेशर था इक्विलिब्रियम वाला वो तो चेंज हो गया ना। तो अब रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगी, वाटर से बोलेगी कि चल और वेपर बना। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव कर रही है, फॉरवर्ड में। तो अगर आप प्रोडक्ट को हटा दोगे, प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड में, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर दो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, ये नॉर्मल है, आप घर में भी ऐसा करते हैं कि सपोज वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा था, आपने बाहर से और वाटर मिला दिया, बाहर से वाटर मिला दिया तो क्या होता है, वहां पे थोड़ी देर तक वहां पे बॉइलिंग क्या होती है, जो बबलिंग हो रही होती है या वेपोराइजेशन हो रहा होता है वो रुक जाता है, ठीक है। आप गर्म पानी में कुछ घर पे अभी बैठे हैं, पानी को गर्म करना, जब वो वेपोराइजेशन होने लगे तो उसमें और ठंडा पानी मिला देना, तो क्या होगा, रिएक्शन थोड़ी देर रुक जाएगी। फिर क्या होगा, वहां पे थोड़ी देर बाद वापस से वेपोराइजेशन होना स्टार्ट होगा, तो जो वाटर आपने मिलाया था उसको भी किस में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो अगर आप रिएक्टेंट मिला देंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर आपने वेपर का एडिशन कर दिया कि रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है, वहां पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर, वहां पे अगर इक्विलिब्रियम में तो कुछ प्रेशर रहेगा, तो अगर आपने बाहर से वेपर मिला दी तो अंदर वेपर आएगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को वेपर कम करनी पड़ेगी। तो वेपर कैसे कम हो सकती है, उसको लिक्विड में चेंज कर दो, क्योंकि वेपर का तो रैंडम मूवमेंट है तो प्रेशर क्रिएट करेगी, बट वाटर से यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं रहता है। हम जो भी प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे किसकी वजह से बात करते हैं, वेपर की या गैस की वजह से। तो अगर आपने इसको कंडेंस कर दिया तो ये किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। तो अगर आप वेपर मिलाएंगे इक्विलिब्रियम पर, गैस मिला देंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, जिधर वो गैसेस कंपोनेंट को कम कर सकती है, वेपर को कम कर सकती है, मींस बैकवर्ड में, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, राइट। और अगर आपने रिएक्टेंट कम कर दिया, सपोज आपने वाटर निकाल लिया इक्विलिब्रियम से, तो रिएक्शन क्या करेगी, अब आपने वाटर निकाल दिया, सपोज पहले इतना वाटर था और इतना वेपर था, तो वेपर को इतना वॉल्यूम अवेलेबल है तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, राइट। जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ वाटर बाहर निकाल दिया तो जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा,
राइट। तो रिएक्शन क्या करेगी, उस प्रेशर को वापस मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ये चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आप रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट मिलाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर प्रोडक्ट मिलाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, अगर रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे तो भी बैकवर्ड में आएगी, और अगर प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो भी बैकवर्ड में आएगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस इंडस्ट्री में बहुत यूज में आता है कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनाना है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि अगर आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो आप क्या करें, जो भी प्रोडक्ट बनता जाए उसको हटाते जाओ। आपने देखा होगा कि हम अगर बंद बर्तन के अंदर वाटर को वेपोराइज करें तो पूरा कभी खत्म नहीं होगा, बट ओपन कंटेनर में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेपर बनी थी वो बाहर निकलती जा रही है, तो क्या होगा, फाइनली पूरा का पूरा वाटर वेपोराइज हो जाएगा। राइट, तो ये इंडस्ट्रीज में यूज में आता है कि अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो जो बनता जा रहा है उसको हटाते जाओ, तो रिएक्शन किधर आती जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। तो ये तो क्लियर है शायद चारों। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आप उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मिला देंगे तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में मूव करेगी या बैकवर्ड में, जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट चेंज करने के बाद जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उसमें कंपोनेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा। सपोज ये कोई रिएक्शन है, यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम हम ले लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है सपोज इनिशियली। अभी जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसका 2 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है और इसका भी 2 मोल है। तो इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन में सभी कंपोनेंट के मोल्स कितने, 2 मोल है। ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है तो इन सब का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 मोलर। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं केसी निकालूं तो केसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मींस 2 मोलर अपॉन 2 मोलर मींस केसी क्या होगा, इसका 1 आ जाएगा। राइट, अब हमने क्या बोला कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे दो मोल सब कहते, हमने क्या किया, बाहर से 2 मोल ए का और मिला दिया, एडिशन ऑफ 2 मोल ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या कर दिया, ए के 2 मोल मिला दिए, और 2 मोल तो थे, हमने बाहर से 2 मोल और मिला दिया, तो ये कितना होगा, अब नाउ 2 + 2 यानी 4 मोल इसका हुआ, इसका कितना था, 2 मोल, सी का कितना था, 2 मोल, और डी भी कितना था, 2 मोल। ठीक है, सबके 2 मोल है। अब मैं चेक करूं कि इनका रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम 1 लीटर है तो सबका कंसंट्रेशन कितना होगा, जो मोल से वही कंसंट्रेशन, 2 × 2 अपॉन 4 × 2। तो यहाँ पे क्या मिला, ये 1/2 मिला। तो क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रेशियो क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे QC क्या है, KC से कम है। तो अगर QC का वैल्यू KC से कम होता है, कंपेयर कर पा रहे हैं, ये 1 है और ये 0.5 है, तो QC का वैल्यू KC से कम होता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी वो अब रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। राइट, तो 4 में से कुछ अमाउंट कम होगा, अगर 4 में से कुछ कम होगा, 1:1 का रेशियो, तो 2 में से भी क्या होगा, कुछ अमाउंट कम होगा, क्योंकि ए और बी रिएक्ट करके तो सीओडी बनाएंगे, तो अगर ए रिएक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली बी का भी कुछ अमाउंट रिएक्ट हो रहा होगा। तो 4 में से कुछ अमाउंट कम हुआ, 2 में से कुछ अमाउंट कम हुआ, 2 + x यहाँ पे सी का कुछ अमाउंट प्रोड्यूस होगा और डी का भी कुछ अमाउंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट मिला देते हैं, रिएक्टेंट का एडिशन कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम मिलेगा उसमें जो रिएक्टेंट आपने मिलाया था उसका कंसंट्रेशन इनिशियल इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा, यानी हमने ए को मिलाया है तो ए का जो नया कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा मिलेगा, और बी का कंसंट्रेशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम, माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है। ठीक है, और जो नया इक्विलिब्रियम होगा उसपे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। ये हम कब बात करें, जब आपने रिएक्टेंट मिलाया, अगर प्रोडक्ट मिलाएंगे तो हम उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट मिलाते हो तो जो रिएक्टेंट मिलाया है उसका नए इक्विलिब्रियम पे जो नया कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में
ज्यादा होगा और जो प्रोडक्ट होंगे उनका भी नया कंसंट्रेशन इनिशियल इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो बोला जा रहा है वो बात सही है या नहीं है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक्टिव मास का रेशियो कितना होगा? यहाँ पे Kc का वैल्यू कितना मिला था? 1। तो हम क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम active mass of C, active mass of D, active mass of A and active mass of B, इनका रेशियो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो active mass of C कितना है? 2 plus x। active mass of D कितना है? 2 plus x अपॉन active mass of A कितना है? 4 minus x और active mass of B कितना है? 2 minus x। इन सब का रेशियो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये आप सारा नोट कीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 2 plus x स्क्वायर इक्वल टू 4 minus x इंटू 2 minus x। तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 2 plus x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 plus x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू कितना होगा? ये 8 प्लस 4 to the 8 माइनस 4x माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? ये 4x इधर है और ये कितना है? 6x। तो कितना होगा? ये 10x इक्वल टू कितना हो रहा है? 4। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.4। राइट, सही है कैलकुलेशन। 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर 2x मीन्स कितना? 2ab। तो 4x इक्वल टू 8 माइनस 4x माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आपने 4x और 2x को इधर भेजा, 4 2 4 8 एंड 10x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आपको 4 मिला। तो जो a का नया कंसंट्रेशन है क्या होगा? 4 माइनस x मीन्स 4 माइनस 0.4 मीन्स 3.6। ठीक है, b का नया कंसंट्रेशन क्या होगा? 2 minus x means 2 minus 0.4 means 1.6। C का नया कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 plus x means 2.4 और D का नया कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 plus x means 2.4। तो चेक करें क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया क्या? तो QC क्या होगा यहाँ पे? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी 2.4 इनटू वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यहाँ पे जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन होगा। 2.4 इनटू 2.4 अपॉन 3.6 इनटू 1.6। राइट, कैंसिल आउट कर दें, इसको 4 से कैंसिल आउट करें, इसको b4 से, इसको कैंसिल आउट कर दें, कितना? 8 और ये कितना? 2, ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स 9/9। तो QC कितना हो गया? 1। यानी क्या हो गया? एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है। राइट, तो स्टेटमेंट क्या है कि इनिशियली A का कंसंट्रेशन कितना था? 2। आपने कुछ मोल्स A के मिला दी तो अब नया इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है? 3.6। इनिशियली A का कंसंट्रेशन कितना? 2 मोलर। अब A का कंसंट्रेशन कितना है? 1.6, जो इनिशियल था उससे कम मिला। C और D का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में बढ़ गया है। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उसमें कोई रिएक्टेंट मिला दें, तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उस कंडीशन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, उसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बट अगर एक रिएक्टेंट के अलावा कोई दूसरा रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम। तो आपको रिएक्शन देके पूछा जा सकता है कि अगर आपने A को बढ़ा दिया तो B, C और D और A का नया कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट आएगा? नया कंसंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल के रिस्पेक्ट में ज्यादा या इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम। ठीक है, यही आपसे बैकवर्ड एक्शन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है मींस। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मान लो कि 2 मोल A, 2 मोल B, 2 मोल C एंड 2 मोल D है। राइट, तो आपने क्या किया? अब रिएक्शन आपने क्या किया? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन थी, इसका Kc कितना हो जाएगा? 1। आपने क्या करता है? D के कुछ मोल्स मिला दिया, 4 हो गए। सपोज 2 मोल मिलाया था, 4 हो गए। राइट, इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है। तो अगर आप रेशियो लोगे तो QC 1 के बराबर नहीं आएगा, मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। तो रिएक्शन क्या करेगी? इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर वो चेंज को मिनिमाइज कर सके। चेंज क्या किया था हमने? यहाँ पर D को बढ़ाया था, तो D को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। तो नए इक्विलिब्रियम पे 4 - x होगा, ये 2 - x होगा, ये 2 + x होगा और ये भी 2 + x होगा। तो अब क्या होगा?
इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कम हो रहा है और रिएक्टेंट का बढ़ रहा है, बट जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उसका कंसंट्रेशन 2 के रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, सी का कंसंट्रेशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम होगा, ए और बी का कंसंट्रेशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और इसमें कि अगर सपोज CaCO3 की डिकम्पोजिशन की हम बात करें, CaCO3 सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैस बन रहा है। आपको बताया था कि अगर हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड प्रेजेंट है तो उनका एक्टिव मास कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो भी कंपोनेंट इक्विलिब्रियम के रिप्रेजेंटेशन में है नहीं, Kp या Kc के रिप्रेजेंटेशन में कहीं अगर वो कंपोनेंट नहीं है, जैसे CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड इस रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो अगर आप उस कंपोनेंट को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे CaCO3 का एडिशन या कैल्शियम ऑक्साइड के एडिशन से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों डिस्टर्ब नहीं होगा कि अगर आप CaCO3 मिलाओगे तो जो इनिशियली CO2 था उसका प्रेशर तो अभी भी वही है, प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है। ये हम क्या कंडीशन मानते हैं कि CaCO3 के मिलाने पर कंटेनर के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, या जो अवेलेबल वॉल्यूम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो CO2 है उसका प्रेशर उतना ही रहने वाला है, रिएक्शन अभी भी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है, राइट। चलिए सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अगर आप रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये देखिए कि सपोज कोई कंटेनर है उसमें कोई इक्विलिब्रियम अचीव, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही है, अगर आपने कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दिया तो क्या होगा, रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर था वो चेंज होना है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर था वो चेंज होना है। तो अगर प्रेशर चेंज हो गया तो रिएक्शन क्या करेगी, वापस से उस प्रेशर को अचीव करने की कोशिश करेगी, राइट। तो उस प्रेशर को अचीव करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में मूव कर रही होगी या बैकवर्ड में मूव कर रही होगी। तो सपोज आपने किसी कंटेनर में वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो प्रेशर जो डिक्रीज हो चुका है उसको वापस बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर प्रेशर फिर से बढ़ सकता हो। प्रेशर किधर बढ़ सकता है, जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो। मींस आपको ये भी देखना पड़ेगा इसमें कि जो डायरेक्शन की बात की है उधर गैसियस मोल्स ज्यादा है या कम है। तो अगर आपने प्रेशर को वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, जिधर वो प्रेशर को फर्दर इंक्रीज कर सके, यानी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो, राइट। अगर आपने वॉल्यूम को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर था आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो रिएक्शन क्या होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, उस प्रेशर को वापस से कम करना चाहिए। जो वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर बढ़ा है उसको वापस से कम करने के लिए क्या करेगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी जिधर प्रेशर कम हो सके, ठीक है। एग्जांपल के बेसिस पे बात करते हैं तो क्या होगा कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर प्रेशर फर्दर इंक्रीज हो सकता हो, मींस गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो, ठीक है। सेकंड, अगर आपने वॉल्यूम को कम कर दिया, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर वो फर्दर प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हो। बिकॉज वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, जिधर वो प्रेशर को डिक्रीज कर सकती हो, मींस गैसेस मोल जहां पर कम प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 रिएक्शन की बात करेंगे जहां पर डेल्टा एन का वैल्यू 0, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको देखने पड़ेंगे। जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो, जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव हो, और जहां पर डेल्टा एन का वैल्यू लेस देन 1 यानी नेगेटिव हो। ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 का मींस आप समझ पा रहे हैं कि डेल्टा एन क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल ज्यादा हो या रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स ज्यादा हो। तो एग्जांपल है कि लेकिन डेल्टा एन 0 का मींस सपोज H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, राइट। तो इधर कितना स्टोइचियोमेट्री 2, इधर कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2 - 1 2 कितना, 2 - 2 कितना 0। इधर डेल्टा एन पॉजिटिव की बात करें, सपोज PCl5 गैसियस है, डिसोशिएट होके बना रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। इधर दो स्टोइचियोमेट्री का सम कितना है 2, 2 - 1 कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा एन कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ पे N2 रिएक्शन देख लें, N2 प्लस 3s2 से कितना बन रहा है 2NH3। तो यहाँ पे डेल्टा एन कितना होगा,
स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो कितना होगा -2 यानी नेगेटिव, यानी रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो अब अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, दोनों कंडीशन हम ले लेते हैं, राइट। आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीजेज, सो रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच number of gaseous moles will produce more number of gaseous moles produce। तो अब आपने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो। इधर कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, इधर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, दोनों तरफ बराबर मोल्स हैं। तो रिएक्शन का अगर रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा बैकवर्ड में चली जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बराबर है। तो अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा, बट जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 है तो नो शिफ्ट, कोई चेंज होने वाला नहीं है। रिएक्शन जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी, वही हमें कोई मतलब नहीं है तुम वॉल्यूम को कम कर दो वॉल्यूम को बढ़ा दो। ये हम देख लेते हैं। अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर मूव करनी चाहिए, जिधर प्रेशर कम हो सके, मींस गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो। इधर भी दो है, इधर भी दो है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करने पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, बट दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो आप प्रेशर इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क कहां पे पड़ेगा, जहां पे गैसेस मोल दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इसमें अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां से हटाते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगी, जिधर वो प्रेशर को फर्दर इंक्रीज कर सकती हो, मींस गैसेस मोल ज्यादा बन रहे हैं। देख के बता पाएंगे किधर गैसेस मोल ज्यादा बनेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट, राइट। अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस प्रेशर को कम करना चाहेगी। तो किधर मूव करेगी, जिधर प्रेशर को कम किया जा सके, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हो, कम किधर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन का की शिफ्ट क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को फर्दर बढ़ाना चाहेगी। प्रेशर को फर्दर बढ़ाना है तो किधर भेजना पड़ेगा, रिएक्शन को, बिकॉज यहाँ पे 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल है, तो जिधर ज्यादा मोल्स बनेंगे उधर ही प्रेशर बढ़ सकता है। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन प्रेशर को कम करने के लिए किधर शिफ्ट हो, जिधर गैसेस मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब आप बोलेंगे इसका यूज क्या है, अगेन यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज आता है कि अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन भेजना है, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर का क्या चेंज होना चाहिए या वॉल्यूम का क्या रोल होना चाहिए, कि अगर मुझे इसको फॉरवर्ड में भेजना है तो फॉरवर्ड में भेजना है तो गैसेस मोल ज्यादा बन रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, बड़े वॉल्यूम में इसको यूज में लूंगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, तो वहां पे PCl5 क्या होगा, ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा PCl3 और Cl2 में। अगर इसमें मेरे को अमोनिया ज्यादा बनाना है तो यहाँ पे क्या है, कितने 4 मोल, यहाँ पे कितना 2 मोल। तो अगर मेरे को अमोनिया ज्यादा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, हाई प्रेशर यूज में लूंगा। तो हाई प्रेशर पे एक रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही होगी, फॉरवर्ड में, तो यहाँ पे अमोनिया बनता जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं कि आप हाई प्रेशर लगा दो, यानी वॉल्यूम कम ले लो, और जो अमोनिया बन रहा है उसको भी निकालते जाओ। अभी लास्ट वाले में देखा है कंसंट्रेशन में, अगर आप प्रोडक्ट को हटा दोगे तो रिएक्शन क्या करेगी, और प्रोडक्ट बनाना चाहेगी। तो आप वॉल्यूम को भी कम रखो, प्रेशर को हाई रखो, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी निकालते जाओ। तो रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, मूव करती जाएगी, मूव करती जाएगी, और मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। जैसा वॉल्यूम का आपने देखा, वॉल्यूम चेंज करने पर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वही इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है। अच्छा चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको प्रूफ देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वॉल्यूम चेंज करने पर हो क्या रहा है। वॉल्यूम चेंज करने पर ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मूव की। डेफिनेटली प्रेशर चेंज हो रहा है,
बट हम इसको प्रूव करते हैं QC और KC के कंपैरिजन से। चलिए तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे, जब डेल्टा एन 0 है तो वहां पे अगर हम इक्विलिब्रियम पे KC की बात करें तो KC क्या होगा यहाँ पर, एक्टिव मास ऑफ HI अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, राइट। अब जैसे हमने वॉल्यूम चेंज किया तो यहाँ पे क्या होगा, QC का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वहां पे शायद हम क्या करेंगे, जब वॉल्यूम चेंज किया तो QC क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, सॉरी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वहां पे QC का वैल्यू क्या होगा, ये सारी कंसंट्रेशन किस पे, इक्विलिब्रियम पर। अगर आपने वहां पे वॉल्यूम चेंज किया तो यहाँ पे क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेगी या नहीं करेगी, वही हम चेक करना चाह रहे हैं। तो QC क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ HI स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। तो QC को आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे HI को कैसे ले सकते हैं, बिकॉज आपने मोल्स चेंज किए हैं, सॉरी वॉल्यूम चेंज किया है, तो हम यहाँ पे इसमें वॉल्यूम एक्सप्रेशन ले आते हैं। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ HI अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम इंटू मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम स्क्वायर, यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, QC किसके बराबर, मोल्स ऑफ HI अपॉन मोल्स ऑफ H2 इंटू मोल्स ऑफ I2। तो यहाँ पे क्या QC का वैल्यू वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, वॉल्यूम चेंज, यहाँ पे कहीं वॉल्यूम नहीं है ना, तो वॉल्यूम चेंज करने पर QC का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे KC भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी जो इनिशियल इस पॉइंट पे जो QC था वही QC इस पॉइंट पर है, तो QC और KC क्या रहने वाले हैं, आपस में बराबर ही रहने वाले हैं। यहाँ पे जो KC था वही यहाँ पे QC होगा, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर इसमें ले था मोल्स ऑफ HI अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम इंटू मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे जो मोल्स थे वही मोल यहाँ पर है, वॉल्यूम कहीं पर एक्सप्रेशन में नहीं है, तो QC KC के वैल्यू QC और KC बराबर रहने वाले हैं, तो वहां पर वॉल्यूम चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पे कुछ भी इफेक्ट आने वाला नहीं है, कब, जब डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो, 0। चलिए सेकंड बात करते हैं, जब डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है। एग्जांपल ले लिया हमने, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बनना है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो डिफरेंस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे QC की बात करें तो QC क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। तो QC क्या होगा, मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन वॉल्यूम इंटू मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे QC का जो डिपेंडेंसी है वो वॉल्यूम पे किस तरीके से मिलेगा, आपको इनवर्स रिलेशन होगा, राइट। डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो 1 2 3 होने से क्या होगा, यहाँ पे केवल पावर चेंज होगी। अगर सपोज यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू कितना है, 1, तो इसका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये 2 है तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, हो सकता है यहाँ पे ये स्क्वायर होता, यानी यहाँ पे हो सकता है 2 होता, तो 2 + 1 3, 3 - 1 2, तो भी क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो तो पॉजिटिव ही होता। तो पॉजिटिव होने का क्या मीन्स है, यहाँ पे जो QC होगा उसका रिलेशन वॉल्यूम से, अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन होता तो ये क्या है, वॉल्यूम स्क्वायर, एक V से एक V कैंसिल आउट होता, तो भी QC का रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन में होता, बट वहां पे कुछ पावर आ जाता, बट होता तो इनवर्स रिलेशन। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है तो QC का वैल्यू वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन में होगा। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो QC का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम आप डिक्रीज कर रहे हैं तो QC का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। अब यहाँ पे डिक्रीज होगा तो किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगा वो समझना इंपॉर्टेंट है, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो QC का वैल्यू डिक्रीज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ, KC के रेस्पेक्ट में। QC का वैल्यू अब KC के रेस्पेक्ट में कम हो गया, QC का वैल्यू इंक्रीज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ, KC के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि जब इनिशियली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी तो QC और KC बराबर थे, बट आपने जब वहां पे वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, कम कर दिया, तो QC का वैल्यू KC के रेस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो QC का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो QC का वैल्यू इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो QC डिक्रीज होगा, किसके रेस्पेक्ट में, KC के रेस्पेक्ट में। तो अगर QC का वैल्यू KC के रेस्पेक्ट में कम होता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो QC का वैल्यू इंक्रीज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, KC के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन शिफ्ट करती है,
बैकवर्ड। ठीक है, आप चाहें तो जो इनिशियल हमने देखा था उससे इसको चेक कर सकते हैं, दोनों से आपको आंसर सिमिलर ही मिलेगा। बट ये चीज पूछी जा सकती है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा दे तो क्यूसी पे क्या इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम कम कर दे तो क्यूसी पर क्या इफेक्ट आएगा, राइट। इसी को हम नेक्स्ट बात करते हैं जब डेल्टा एन का वैल्यू जीरो है, सॉरी जब डेल्टा एन का वैल्यू लेस देन जीरो है मींस नेगेटिव है, तो उसमें यहाँ पे क्या रिलेशन होगा कि एग्जांपल देख लें N2 गैस प्लस 3H2 गैस से क्या बनेगा 2NH3 गैस, तो डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर मैं क्यूसी का एक्सप्रेशन लेना चाहूं तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ H2 क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ N2 अपॉन वॉल्यूम इनटू मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम क्यूब। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है। जब आप यहाँ पे केवल वॉल्यूम डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्यूसी क्या होगा, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पावर चेंज डिफरेंट हो सकती है, वो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगी। जब स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है तो ये डायरेक्ट रिलेशन में होगा। पावर डिफरेंट हो सकती है पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो, बट डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसका क्या मीनिंग है, अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, कब की बात करें जब डेल्टा एन नेगेटिव है लेस देन जीरो है, तो जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो क्यूसी का वैल्यू इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो क्यूसी का वैल्यू डिक्रीज होगा। बट किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, क्यूसी विल बी ग्रेटर देन केसी एंड क्यूसी विल बी लेस देन केसी, राइट। तो अगर क्यूसी का वैल्यू केसी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर क्यूसी का वैल्यू केसी के रेस्पेक्ट में कम है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये वही रिजल्ट है जो अभी हमने पहले जस्ट निकाला है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने पर डिक्रीज करने पर डेल्टा एन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पे क्या इफेक्ट आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर आप इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज करें तो क्या इफेक्ट आएगा। यस, जैसे आपने वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम चेंज करने पर अल्टीमेटली प्रेशर ही चेंज हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि वापस हम देख लेते हैं कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, अभी हमने क्या बोला था कि आपने वॉल्यूम को अगर बढ़ाया तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो प्रेशर कम या ज्यादा होने से वहां पे इफेक्ट आ रहा था वही सेम इफेक्ट यहाँ पर आएगा। तो अगर आपने वॉल्यूम को आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करने के लिए किस डायरेक्शन मूव करेगी, जिधर प्रेशर कम हो सकता हो, यानी जिधर गैसेस मोल्स कम बढ़े हो। और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए किस डायरेक्शन मूव करेगी, जिधर प्रेशर फर्दर इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैसेस मोल्स कम बन रहे हो, और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करेगी जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा बन रहे हो, ठीक है। तो हम वापस से देख लेते हैं डेल्टा एन के बेसिस पर। अगर डेल्टा एन जीरो है, डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एन लेस देन जीरो है, तो क्या H2 गैसियस प्लस रिएक्शन देख लिए, डेल्टा एन जीरो के लिए है, डेल्टा एन पॉजिटिव के लिए PCl5 गैसियस से क्या बनेगा, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। और अगर डेल्टा एन लेस देन जीरो है तो मींस N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस से क्या बनेगा, 2NH3 गैसेस, राइट। अब अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को कम करना चाहेगी। कम करने के लिए किधर शिफ्ट होगी, जिधर वहां पर प्रेशर कम हो पा रहा हो, बट इधर क्या है, गैसेस मोल दोनों तरफ बराबर है, तो रिएक्शन को किधर भी भेजो नंबर ऑफ गैसेस मोल तो सिमिलर नंबर में प्रोड्यूस होंगे। अगर आपने फॉरवर्ड भेजा तो भी 2 मोल है, बैकवर्ड भेजा तो भी 2 ही मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मींस यहाँ पे रिएक्शन को किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर कोई फायदा आपको नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन में कोई शिफ्ट नहीं होगा। तो आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जैसी है वैसी की वैसी चलती रहेगी। अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो वहां पे भी कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता चला, भैया ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा। जब आपने इस डेल्टा एन जीरो पे प्रेशर चेंज किया तो जो कंपोनेंट का कंसंट्रेशन था उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी रिएक्शन के डायरेक्शन में कोई शिफ्ट चेंज नहीं हुआ है। रिएक्शन जैसे चल रही थी वैसे बराबर चलती रही है, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगी।
प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए किधर मूव करेगी, जिधर गैस प्रेशर कम हो सकता है। प्रेशर किधर कम हो सकता है, यहाँ तो 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। भाई इधर आने पर तो गैसेस मोल ज्यादा बनेंगे ना, तो इधर आने का तो कोई फायदा नहीं है, तो रिएक्शन क्या करेगी, उधर जाएगी, यानी बैकवर्ड शिफ्ट होगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो। और अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने के लिए किधर मूव करेगी, जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड शिफ्ट इसमें होगा, राइट। यहाँ पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर वो प्रेशर को डिक्रीज कर सकती हो। रिएक्शन देख के पता लगाइए कि प्रेशर किधर डिक्रीज हो रहा है। इधर 4 मोल प्रोड्यूस होंगे, अगर आप बैकवर्ड में जाएंगे तो 4 मोल बनेंगे, फॉरवर्ड में आएंगे तो 2 ही मोल बन रहे हैं। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में लाने पर नंबर 4 मोल किसमें कन्वर्ट हो गए, 2 मोल में, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो गए। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल बनाएगी, तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर। तो ये चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं डेल्टा एन जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अब अगेन हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। अब बिकॉज हम प्रेशर की बात करें तो हम किसको कंपेयर करेंगे, क्यूपी और केपी को, राइट। तो तीनों रिएक्शन के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट डेल्टा एन अगर 0 है तो यहाँ पे क्यूपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर हम यहाँ पर चेंज करें, बिकॉज जब आप पिस्टन को ऊपर नीचे करें तो टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम टोटल प्रेशर की टर्म में ले आते हैं। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इंटू पी टोटल स्क्वायर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इंटू पी टोटल। तो टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्यूपी यहां पर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो क्यूपी प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो प्रेशर चेंज करने पर रिएक्शन में कोई शिफ्ट होने वाला नहीं है। यानी यहां पर प्रेशर चेंज करने पर अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी और आपने प्रेशर चेंज कर दिया डेल्टा एन जीरो के लिए, तो वहां पे क्यूपी केपी के बराबर ही रहने वाला है ऑलवेज, राइट। इक्विलिब्रियम पे अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं या वॉल्यूम चेंज करें तो क्यूपी केपी के बराबर ही रहेगा, राइट। सेकंड हम बात करते हैं जब डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एग्जांपल ले लें PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैसियस। तो यहाँ पे इसका केपी का वैल्यू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। तो अगर आप क्यूपी निकालना चाहें तो क्यूपी, बिकॉज आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो शायद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो वहां पे उनका प्रेशर भी, पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रेशर भी चेंज हुआ होगा, टोटल प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। अगर टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम वाले क्यूपी और अभी प्रेशर चेंज करने के बाद जो क्यूपी मिलेगा उन दोनों में वेरिएशन होगा। तो हम चेक करना चाह रहे हैं क्या वेरिएशन होगा क्या। तो क्यूपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, ये सब कब है, इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज हम केपी की बात करें तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। क्यूपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो हम इसको टोटल प्रेशर की टर्म में चेंज कर दें तो क्यूपी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू पी टोटल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू पी टोटल। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टोटल प्रेशर से एक टोटल प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा भी एक टोटल प्रेशर बचेगा। तो क्यूपी मींस क्या होगा, पी टोटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप टोटल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्यूपी का वैल्यू इंक्रीज होगा, और अगर आप पी टोटल को डिक्रीज करेंगे तो क्यूपी का वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, केपी के रेस्पेक्ट में। अगर डिक्रीज हो रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ, केपी के रेस्पेक्ट में। तो अगर क्यूपी का वैल्यू केपी से ज्यादा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
और अगर क्यूपी का वैल्यू केपी से कम है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको अगर प्रेशर चेंज करें तो नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर डिसाइड करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करने वाली है या बैकवर्ड में मूव करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एन लेस देन 0, एग्जांपल देख ले, N2 गैस प्लस 3s2 गैस से क्या बनेगा, 2NH3 गैस, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं Kp की बात करूं तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब। अब हम Qp ले लें, बिकॉज प्रेशर चेंज करने पे Kp का वैल्यू चेंज होता नहीं है, वेरिएबल कौन होता है, Qp ही वेरिएबल होता है। इक्विलिब्रियम पे Kp का वैल्यू हमेशा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा सेम रहता है, आप कुछ भी चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो Qp का वैल्यू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये इक्विलिब्रियम पे इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, NH3 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब। इसको आप टोटल प्रेशर की टर्म में चेंज कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू P टोटल स्क्वायर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू P टोटल, राइट। तो यहाँ पे कितना है टोटल, ये अच्छा इस पे क्यूब आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, अपॉन में टोटल प्रेशर का पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, क्यूपी क्या होगा, 1 अपॉन पी टोटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पावर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट जब डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इनवर्स रिलेशन में होगा, किसके साथ, क्यूपी के साथ। तो अगर टोटल प्रेशर क्यूपी के साथ इनवर्स रिलेशन में है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्यूपी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो क्यूपी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब क्यूपी का वैल्यू डिक्रीज हो गया किसके रेस्पेक्ट में, केपी के रेस्पेक्ट में, क्यूपी का वैल्यू इंक्रीज हो गया किसके रेस्पेक्ट में, केपी के रेस्पेक्ट में। तो अगर क्यूपी का वैल्यू कम है तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, क्यूपी को बढ़ाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कब तक मूव होगा, जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। अगर क्यूपी का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन में क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। फिर से देख लीजिए क्यूपी क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक्टिव मास का रेशियो। तो अगर क्यूपी का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मींस क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्यूपी का वैल्यू कम है तो इसका मींस क्या है, गिवन कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में, तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर क्यूपी का वैल्यू कम है तो फॉरवर्ड, और क्यूपी का वैल्यू ज्यादा है तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है। क्लियर। चलिए तो लास्ट इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिलाते हैं तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे केवल बात करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की, जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लेके जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लेके जाएगा, बट कितना लेके जाएगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है तो उसमें कैटलिस्ट मिलाने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और जो स्टेट अचीव करना चाहती है रिएक्शन वो जल्दी अचीव कराना। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। अगर आप कैटलिस्ट यूज में नहीं ले रहे हैं, सपोज कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के एब्सेंस में 30 मिनट ले रही है इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, अगर आपने कैटलिस्ट मिला दिया तो वो इक्विलिब्रियम को 10 मिनट में अचीव करेगी, यानी थोड़ा सा जल्दी अचीव करेगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट नहीं करता है। सपोज ये वाला रिएक्शन है ए से बी, विदाउट कैटलिस्ट है यहां पर एट इक्विलिब्रियम, विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे इसके सपोज 5 मोल है, इसके 15 मोल है। सपोज विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे इसके 5 मोल है और 50 मोल है, तो यहाँ पे इसका सपोज केसी आपको मिल गया, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो इसका केसी मिलेगा कितना, 15/5 मींस 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए से बी बनाना चाहते हैं, t = 0 पर सपोज हमने यहाँ पे कुछ x मोल लिए ए के। ठीक है, तो b के y मोल बनेंगे और इसके x - y बचे। तो जब इक्विलिब्रियम आ चुका है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट,
तो आपने अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन स्टार्ट करवाया है तो भी जब आप केसी का कैलकुलेशन करेंगे तो भी कितना मिलेगा आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कैटलिस्ट यूज में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। केसी का वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम मिलेगा। बट ये अगर ये 30 मिनट में अचीव हुआ है तो ये 30 मिनट से कम टाइम में ही अचीव हो जाएगा। सपोज ये अगर 30 मिनट में है तो ये 10 मिनट में ही आपको इक्विलिब्रियम पर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का मेनली काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टेन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ही क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और कैटलिस्ट क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हालांकि ये पॉइंट आपके लिए नया है, जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्दर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो या परेशान ना हो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इस पे आपके पूरा टॉपिक है काइनेटिक्स में। ठीक है, बस पॉइंट ध्यान रखें कि कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो जो इक्विलिब्रियम आपको 30 मिनट में अचीव हो रहा था वो 10 मिनट में या उससे कम टाइम में अचीव हो जाएगा। बट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का रेशियो उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो रेशियो था 3, वही रेशियो y और x माइनस y के रेशियो से आपको वैल्यू भी 3 ही मिलने वाली है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट आने वाला है। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं तो इसको हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज की बात करें तो आपको 2 रिएक्शन बताई थी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, इसमें आपको बताया भी था कि आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके बेसिस पे देखते हैं? वॉन्ट ऑफ इक्वेशन के बेसिस पर। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या था? log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। राइट, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या बोलते हैं? डेल्टा H कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन लेंगे। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यानी जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपने एंडोथर्मिक है उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप वाटर को वेपोराइज कर रहे हैं तो वेपोराइज होने के लिए उसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, तो जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल कर दी तो रिएक्शन बड़ी प्रसन्नता से धूमधाम के साथ होने लगेगी। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, मींस के का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। राइट, दूसरा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे यानी जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम हो गया। एंडोथर्मिक थी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा? K2 का वैल्यू K1 के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। इसका मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो केवल टेम्परेचर ही है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा H कैसा होता है? नेगेटिव। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसको टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, टेम्परेचर से कोई मोह नहीं था, कोई लगाव नहीं था, बट आपने फिर भी उसको टेम्परेचर दे दिया तो वो परेशान हो जाएगा, रिएक्शन परेशान होगी। उस टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। राइट, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक्सोथर्मिक थी उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आपने फाइनल टेम्परेचर को इनिशियल के रेस्पेक्ट में बढ़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ पे जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। कम होने का मींस यहाँ पे जो के होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। यहाँ पे के का वैल्यू कम होने का मींस क्या है? रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट कम बढ़ता है जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है, यानी K2 का वैल्यू K1 से कम हो गया, मींस रिएक्शन कहां शिफ्ट हुई होगी? बैकवर्ड शिफ्ट हुई होगी। ठीक है, आपने सेकंड क्या किया? टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। दो हम डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं। आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया मींस फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। रिएक्शन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने बोला ठीक है भाई तेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तेरे को कूलिंग चाहिए तो हम कूलिंग सप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमने कूलिंग कर दी। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में मूव करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए था
तो आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन अब फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, रिएक्टेंट का कम हो गया तो K का वैल्यू बढ़ गया। तो रिएक्शन जब K2 का वैल्यू K1 से ज्यादा होगा तो मींस तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हुआ होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, अच्छा इधर भी देख लें कि एंडोथर्मिक थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन धूमधाम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो यानी K2 का वैल्यू K1 से ज्यादा होने का मींस क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट। और K2 का वैल्यू K1 से कम होने का मींस क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर। तो ये जो हमने 4-5 पॉइंट आज पढ़े हैं इनको आप ठीक से रिवाइज कीजिए। आज के लिए अभी इतना ही काफी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि रिएक्शन में एक डायरेक्शन क्या होगी, तो इनको आप पहले अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी हमने पुराने टॉपिक पढ़े उनको भी टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।